नमस्ते। आज मेरे साथ दिनेश वोरा साहब हैं। दिनेश वोरा साहब से आज मैंने आग्रह किया था, विशेष आग्रह थोड़ा अडानी जी के बारे में चर्चा करने के लिए। दिनेश जी को आप सब लोग देखते हैं, जानते हैं। दिनेश जी के साथ आराम ये रहता है मुझे कि एक तो ये नौकरी किए हुए हैं, तो मैं भी जैसे नौकरी के बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो एक कॉर्पोरेट के उस एंगल को भी समझते हैं कि क्या है। दूसरा, ये ऐसे विभाग में रहे हैं जहाँ पे एक्साइज, टैक्स, विदेश से सामान आना जाना, इन सबको भी समझते हैं। और अडानी वाले एपिसोड को बहुत क्लोजली ये पहले दिन से मार्क कर रहे हैं। कल परसों आपने इनकी एक अच्छी विवेचना, जो 2000 रुपए का नोट की नोटबंदी हुई है, उस पर देखी थी। कई चैनल्स पे ये थे। लेकिन आज हम लोग 2000 नोटबंदी की बात नहीं। दिनेश जी, आपसे मेरा जो एक सीधे सीधे समझना चाह रहा हूँ, अडानी का जब मामला हिंडनबर्ग का आया तो बहुत हो हल्ला मचा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेटी बना दी, फिर हुआ कि नहीं सेबी भी सुपरवाइज करेगी, क्या क्या हुआ। अंतुगत्वा वेयर इट स्टैंड्स टुडे, ये कहा गया है कि 14 अगस्त को सेबी से कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट दो। इस बीच जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सुपुर्द कर दी है, जिसमें एक पक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं वो बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं नहीं उसने क्लीन चिट नहीं दिया। वेयर इट स्टैंड्स दिनेश जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सवाल आपका है तो बहुत अच्छा, पर अडानी का मसला ट्रिकी इसलिए हो गया है कि क्या कहते हैं कि जिनको इन्वेस्टिगेट करना है वही बचाने में लगे हैं। तो क्या कहते हैं कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने देनी है और कोई आउटकम ही नहीं है, और जिनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो तो फील्ड में नहीं है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, और उनसे इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया जो इन्वेस्टिगेटर नहीं है, जैसे कि नंदन नीलेकनी और केवी कामत और बाकी 5-6 लोग। दरअसल इसके ऊपर जो इल्जामात हैं हिंडनबर्ग के, उसमें काफी सच्चाई है। सच्चाई कहां से निकलती है अल्टीमेटली? आज से कुछ दशक पहले दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको टैक्स हेवन कहा जाता था, और तब कुछ देशों को, उसमें आइलैंड द्वीप भी थे सारे के सारे, उनको लगा कि बिना कुछ किए पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में बहुत सारा ऐसा पैसा है जो अनअकाउंटेड है। ड्रग्स मनी है, गोल्ड स्मगलिंग का मनी है, करेंसी का है, वेपन्स का है, अंडरवर्ल्ड माफिया, हर किस्म का जो हो सकता है। तो सबको एक सेफ हेवन चाहिए होता है। तो ये टैक्स हेवंस ने उनको एक ऐसी फैसिलिटी दे दी कि हम आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे कि पैसा कहां से आपने कमाया, कि आपने कोई नरसंहार किया तो लूटपाट की, या आपने ड्रग्स से पैसा कमाया या वेपन से कमाया, जो भी किया हो हम आपसे सोर्स नहीं पूछेंगे। एक छोटा सा एक टोकन फी हमको दे देना, आप अपना अकाउंट, गुप्त अकाउंट यहाँ खोल सकते हैं। और वहीं से फिर एक टर्मिनोलॉजी निकलती है, एक मतलब आम भाषा के रूप में एक स्विस बैंक। स्विस बैंक का मतलब है कि एक गुप्त अकाउंट है, यानी कि आपकी अनअकाउंटेड मनी उसके अंदर है। तो कुछ दशक पहले तक ये टैक्स हेवंस की संख्या 30 थी। जब इन 30 को फ्लोरिश होते देखा और बिना कुछ किए अमीर होते देखा, वहां के सिटीजन्स को, और पर कैपिटा इनकम 30,000, 50,000, 60,000, 80,000 डॉलर तक पहुंचते देखा, तो कहते घर बैठे पैसा मिल रहा है, तो बिना प्रोडक्शन के, बिना सर्विसेज के, बिना मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये टैक्स हेवन की संख्या बढ़ के 70 हो गई। टोटल दुनिया में लगभग 190 देश, हालांकि राउंड फिगर में इसको 200 बोल देते हैं सब लोग, द्वीप वगैरह मिला के। अब जो लेटेस्ट फिगर है वो 90 है। ये यूनाइटेड नेशन की भी कंफर्मेशन आ रही कि लगभग 90 देश हैं। यानी कि हर देश अपने आप को कहता है कि अब मैं टैक्स हेवन हूं किसी न किसी रूप में, तो आप मेरे यहाँ पैसा जमा करा दो और फिर मैं आपसे नहीं पूछूंगा। जब ये व्यवस्था डेवलप हो गई, तो ये व्यवस्था लोगों को एनकरेज करती है कि आप किसी भी किस्म से गलत काम करके अपना पैसा इलीगल रूट से, हवाला के रूट से आप इनको वहां भेज दो। भारत में एक ट्रायंगल है आनंद जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा यहाँ पे, मैंने उस पर एपिसोड्स भी किए हैं। एक बहुत खूबसूरत ट्रायंगल है यहाँ पर। उस ट्रायंगल का अगर एक कोना जो होता है, एक कोण जो होता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो बाकी दोनों कोण भी एक्टिवेट हो जाते हैं।
मैं उसका फोटोग्राफ दिखाता हूं आपको। मुझे नहीं मालूम आपको शायद देख पाएंगे यहाँ पे या नहीं देख पाएंगे, नहीं कैमरे अभी में नहीं शायद थोड़ी देखा। समस्या है। हाँ आप दिखा, आप दिखा 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 दिखा। गोल्ड, बीच में वेपन्स, हवाला और ड्रग, ठीक है। हवाला करेंसी, गोल्ड, वेपन्स, ठीक है। बड़ा खूबसूरत ये ट्रायंगल था। इंडिया में छोटा सा माफिया ड्रग्स का चलता था, छोटा, बड़ा नहीं है सर। और वेपन्स का और भी छोटा था। हवाला करेंसी का नॉर्मल सिर्फ उनसे रिलेटेड जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं। लेकिन 2-3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने एक, क्या कहते हैं ना, कि पूरी की पूरी व्यवस्था का माफियाकरण कर दिया। एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आया 75 साल की आजादी के बाद जो आज तक कभी नहीं आया था। सबको पता था कि दुबई और सिंगापुर के गोल्ड के रेट और भारत के गोल्ड के रेट में फर्क है, और इसका कनेक्शन कहां से, मैं अभी आता हूं वहां पर। तो भारत सरकार ने गोल्ड पे ड्यूटी 18.5% कर दी। इसे कहते हैं प्लेटर पे कुछ देना। द बिगेस्ट गिफ्ट टू द अंडरवर्ल्ड एंड माफिया बाय एनी गवर्नमेंट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया सर। 18.5% का मतलब था कि गोल्ड का स्मगलिंग एक्सट्रीम पे चला जाएगा। और भारत में 1000 टन का करीब करीब कंजप्शन है, जिसमें 400-500 टन इलीगल सोर्सेज, 400-500 टन लीगल सोर्सेज से आता था। हुआ क्या कि जब इतना गैप बढ़ा तो इलीगल जो इनफ्लो था फट से बढ़ा। गोल्ड आएगा तो पेमेंट करना है उसका, पेमेंट किससे करोगे? अब ये दूसरा कोण आता है, फॉरेन करेंसी एक्टिवेट हो जाती है। गोल्ड एक्टिवेट हो गया, फॉरेन करेंसी एक्टिवेट हो गई। फॉरेन करेंसी एक्टिवेट होती है तो साथ में एक तीसरा कोण, ड्रग्स भी एक्टिवेट हो जाता है। पिछले 3 साल में आपने कितने ड्रग सीजर देखे हैं, चाहे वो मुद्रा पोर्ट पे हो या बाकी जगह पे हो। यानी कि आपका गोल्ड का जो इनफ्लो, स्मगल्ड गोल्ड का और ड्रग्स इमीडिएटली इंक्रीज होता है। और भारत से क्या जाता है? इलीगल फॉरेन करेंसी, जो कि हवाला चैनल से जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो फिर इसको इंडिया में ऑपरेट करने के लिए छोटे अंडरवर्ल्ड भी हैं, छोटे माफिया जो सिटी दर सिटी में है, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहां से सारा पैसा जो निकलता है वो टैक्स हेवंस में जाता है। इस कमाई का पैसा जाता है टैक्स हेवंस में। अब टैक्स हेवंस आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप खास तौर से अपनी शेल कंपनीज ऑपरेट कर सकते हैं यहां से। अब ये शेल कंपनीज क्या होती हैं? ये नकली कंपनीज बनाई जाती हैं। और ये नकली कंपनी कैसे होती हैं? जो भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं। इसका रूट भी बता देता हूं आपको मैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जा रहा हूं, बहुत मैं हाँ हाँ जी वाइड जी। करके नहीं जा रहा हूं। जैसे कि आपने यहाँ पे चाहे ड्रग्स से हो या गोल्ड के द्वारा हो या हवाला के द्वारा हो, और इसमें कई बार जो बड़े जो रसूख वाले लोग हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो उनका अपना ही पैसा होता है, सारा गलत धंधों से कमाते हैं या टैक्स चोरी भी करते हैं। तो उनको सपोज करो कि एक बैंक अकाउंट उन्होंने खुलवा लिया साइप्रस में। अब साइप्रस में एक वो भी टैक्स हेवन है, एक गुप्त नाम पते से अपना खुल गया। और अगर आप अच्छा खासा पैसा जमा कर देते हो तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है, जैसे कि विनोद अडानी को मिल गई साइप्रस की सिटीजनशिप। अब वहां पर इतना सारा पैसा जब इकट्ठा हो जाता है, अब मैं उसको जोड़ नहीं रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जी विनोद जी जी की जो है, जो सिटीजनशिप है साइप्रस की है, विनोद अडानी जो कि गौतम अडानी के भाई हैं। बड़े भाई जी। अब क्या होता है कि भारत में अगर पैसा लाना है तो साइप्रस से भी आ सकता है, लेकिन भारत के पास एक पॉपुलर रूट है, पैसा मॉरिशस से लाना है आपको। तो अब ये क्या करेंगे साहब, वहां से पैसा या तो सीधा मॉरिशस चला जाएगा ट्रांसफर होके, मॉरिशस तो सोर्स पूछता नहीं है, या दुबई आ जाएगा। तो दुबई में भी शेल कंपनी बना लीजिए, एक कमरे में 10 कंपनी बन जाएंगी। और मॉरिशस के अंदर तो इनकी सुना है, जो पहले रिपोर्ट आई थी 30-32 कंपनी की थी, जो हिंडनबर्ग ने कहा। हालांकि बाद में मॉरिशस के मिनिस्टर कहते हैं हमारे कोई शेल कंपनी नहीं है। नेचुरली कौन अपने आप को दोष देगा, मॉरिशस को बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं सर, उसे क्या बुराई है सर। और इंडिया का तो जितना भी एफडीआई है, आप ये सोचिए कि उसका जीडीपी $14 बिलियन है, लेकिन वो अब तक हमारे यहाँ $160 बिलियन का एफडीआई दे चुका है हमको। क्या ग्रेट है सर। हिंदुस्तान जैसे कंट्री को मॉरिशस से $160 बिलियन से ज्यादा का एफडीआई आ चुका है। लेकिन ये पैसा कहां से रूटिंग हुआ है? नेचुरली साइप्रस से या दुबई से या बाकी जो टैक्स हेवंस हैं। अब वहां भी
इनकी अपनी कंपनी है, ये वहां पे पैसा आता है किसी भी के, कोई भी कंपनी हो सकती है, एबीसी हो सकती है, उस एबीसी कंपनी का पैसा वहां आता है, मॉरिशस में आ गया, मॉरिशस ने छोटी सी अपनी टोकन फी ले लेनी है, उसकी टोकन फी तो लेंगे ना, जिंदा रहना है उनको सर। वहां से पैसा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के हिसाब से इंडिया में आता है साहब, या फिर पी नोट्स के द्वारा, जहां पर सोर्स नहीं पूछा जाता है, और जब यहां पे आएगा तो यहां पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। जैसे कि अडानीज ने एक होलसिम सीमेंट का प्लांट खरीदा, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट सर, मेगा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मॉरिशस के रूट से आता है साहब। अब यहां पर फायदा किस बात का हुआ? बहुत सारी चीजें अडानी के ऊपर ऑलरेडी कही जा चुकी हैं एक्चुअली, और बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी हैं। तो जब दुनिया में 90 टैक्स हेवन होंगे तो शेल कंपनियां भी होंगी, शेल कंपनियां होंगी तो वहां से अपना ही पैसा घूम के हिंदुस्तान में आ जाता है। जैसे कि एक टैक्स हेवन हांगकांग भी है। भारत का चीन को निर्यात लगभग $15 बिलियन एक साल में सर, सिर्फ हांगकांग चीन का हिस्सा है सर। और भारत का आयात चीन से कितना है सर? $100 बिलियन से भी ज्यादा। अब आप सोचिए कि उसी का हिस्सा हांगकांग है, और हांगकांग के साथ जो हमारा अकाउंटिंग है वो अलग रखा जाता है, जानबूझ के चीन के साथ मिक्सअप नहीं किया जाता। हांगकांग के साथ हमारा व्यापार $30 बिलियन का, लेकिन उस $30 बिलियन के अंदर भारत का एक्सपोर्ट $10 बिलियन का है सर। पूरे चीन को $15 बिलियन और यहां $10 बिलियन। आप कहेंगे ऐसा क्या है भाई, हांगकांग ऐसा क्या करता है? वो $10 बिलियन में $10 बिलियन का व्यापार जो है कट एंड पॉलिश डायमंड्स का है। अब क्या हांगकांग कंजप्शन सेंटर है क्या? भारत के कट एंड पॉलिश डायमंड्स का जो कंजप्शन सेंटर है वो अमेरिका एंड ईयू है, यूरोपियन यूनियन है। तो फिर हीरे हांगकांग में क्यों जाते हैं? $10 का हीरो $100 में बेचा जाता है सर। $10 का हीरा 100 में बेचा जाता है, तो आपके $90 जनरेट हो गए। वो $90 आपका ब्लैक मनी है सर, सफेद हो गया। 10 का माल 100 में, वहां से 100 वापस आया। माल तो भेजा 10 का था, 100 वापस आ रहा है, वहां से डॉलर में आ रहा है सर। ये आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट या किसी भी जगह इंडस्ट्री को खरीदने का कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मेजर रूट है जो कि स्मगलिंग के लिए यूज किया जाता है। अब 90 के करीब या बहुत कम कर दो, 70 टैक्स हेवन तो है ही। अब क्या होता है सर, कुल मिला के अडानी के केस के अंदर यह कहा गया कि इवन राजीव की रिपोर्ट भी है फॉर्च्यून इंडिया के अंदर, जो पहले पब्लिक डोमेन में भी आई है, कि लगभग जो हमारी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 13 ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी सस्पिशियस लग रही हैं उसके अंदर से, 12-13 ट्रांजैक्शन जो समझ नहीं आ रहा कि सस्पिशियस है, इनके लिंकेजेस कहां जाके मिल रहे हैं। पता लगा कि वो 13 जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो इंडिया में सिचुएटेड हैं, उनको जो मनी सप्लाई कर रहे हैं वो 42 एंटिटीज है सर, 42। उन 13 कंपनियों को पैसा कहां से आ रहा है? उन 13 कंपनियों को 42 कंपनियों से पैसा आ रहा है जो विदेशों में है सर, और वो 7 देशों में है सर, एक देश में नहीं है सर। मैं अडानी केस की बात कर रहा हूं अब मैं सर, कि वो 7 देशों से पैसा आ रहा है। ये संभव होता है, एक कानून बदला जाता है। राजीव ने उसका मेंशन किया अपनी रिपोर्ट के अंदर भी, फॉर्च्यून के अंदर भी। मेरी उनसे पर्सनल भी बात हुई है, मेरे प्रोग्राम पे भी आते रहते हैं, शायद आपके प्रोग्राम पे भी आए होंगे वो। अब उसके अंदर क्या होता था कि 2000 करीब 18 के अंदर एक हमारा एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। 2 चीजें समझने की जरूरत है, एक है बेनिफिशियल ओनर और एक है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। ये 2 चीजें इसके अंदर बड़ी प्रमुखता से आती हैं। इसको समझ जाएंगे तो पूरा केस समझ में आना शुरू हो जाएगा। हुआ क्या कि पहले एक रूल था, जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन है सर? बेसिकली वो पूरे जो हमारा तंत्र है उसका एक हिस्सा है कि पैसा बाहर से कलेक्ट करना, यहाँ लेके आना। तो इंडिया के अंदर भी एक ऑफिस होना चाहिए ना, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं।
वो सारा शेल कंपनियों का पैसा, यानी कि खुद का ही पैसा है वो। पहले रूल ये था करीब करीब 2018 से पहले कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो उसमें एक बेनिफिशियल ओनर है और एक अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर है। अब बेनिफिशियल ओनर कैसे, जैसे इंडिया में कंपनियां एबीसी, मतलब मैं नाम के लिए कह रहा हूं, तो कहते हैं कि एबीसी का कोई मैनेजर, कोई जनरल मैनेजर, कोई डायरेक्टर, वो भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि भाई ओनर का पता नहीं अभी तक ओनर कौन है, ओनर कोई और है, तो उसके नाम पे ट्रांजैक्शन हो जाता है, जो कि वो कंपनी का जनरल मैनेजर है या डायरेक्टर है, तो उसके थ्रू, हाँ जी, एफपीआई ने ये पैसा इन्वेस्ट किया इस कंपनी में और उसका बेनिफिशियल ओनर कौन है, ये जनरल मैनेजर है साहब उसका। तो जनरल मैनेजर का नाम कोई भी आ गया, एबीसी वो भी आ गया, कोई XYZ आ गया, तो उससे कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद एक और लॉ था कि ये जनरल मैनेजर किसका जनरल मैनेजर है, कोई अल्टीमेटली तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना उसको, जनरल मैनेजर तो एक मुलाजिम है, उसको तो तनख्वाह मिल रही है। तो साहब वो डिस्क्लोज करना जरूरी था कि वो जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है, जिसके पास ये एफपीआई का पैसा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का पैसा, यानी कि शेल कंपनियों से आया हुआ पैसा वापस किसके पास पहुंचा, और वो एबीसी भी हो सकता था। लेकिन 2018 में एक ट्रिक खेली गई और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में से जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर था वो हटा दिया गया, ताकि वहां तक पहुंचाया ना जा सके। और जो बेनिफिशियल ओनर था, जो मैनेजर था, जनरल मैनेजर था, डायरेक्टर था, उसी को अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर मान लिया गया सर। सेबी को बैठे बैठाए एक, क्या कहते हैं कि सोने का मुर्गी लग गया उसके हाथ में। सेबी ने कहा कि जब पीएमएलए हट गया तो मैं क्यों रखूं, ये सेबी का रूल था पहले, उसके रूल के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि आज से बेनिफिशियल ओनर ही अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। यानी कि अगर सपोज करो अडानी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और वहां पे एक जनरल मैनेजर है या एक डायरेक्टर है नॉमिनेटेड, और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, एफपीआई का इन्वेस्ट हो जाता है, तो दिखाया जाएगा कि इसका ओनर किसको बेनिफिट हुआ, ये पैसा किसके पास गया जो बाहर से आया, वो जनरल मैनेजर के पास गया। लेकिन वो जो असली मालिक है उसको गुप्त कर दिया गया यहाँ पे। जब वो गुप्त हो जाता है तो इसका मतलब आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब आप भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा उस आदमी तक नहीं पहुंचना चाह रहे हो, एक्चुअली पैसा उसी का ही है। जिस तरह घुमाया वहां से हांगकांग भेजा या साइप्रस भेजा या केमन आइलैंड भेजा या कहीं और भेजा, फिर वहां से मॉरिशस भेजा, फिर मॉरिशस से यहां भेजा, ये होता है। तो 2019 में सेबी ने भी वो रूल हटा दिया कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। तो इससे यानी कि आज समझो 5 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, और इसका बेनिफिट उनको भरपूर मात्रा में मिला। दूसरी बात, जब हमारी सेबी क्या कहती है, सेबी कहती है कि 42 कंपनियां हैं बाहर की जिन्होंने भारत में स्थित 13 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को पैसा भेजा 7 देशों से। अडानी की केस की बात कर रहा हूं मैं सर, उनका ट्रेस नहीं मिल रहा है सर कि वो 7 देश कौन से हैं, या फिर वो उस 7 देशों में कहां पे स्थित हैं, और उनके क्या नाम हैं, और उनको पैसा कहां से आया। सर उनको भी तो पैसा कहीं से आया ना, टैक्स हेवन से पैसा आया है या कहीं से आया है, आप समझ सकते हो कि उनका पैसा कहां से आया। और फिर कुछ एजेंसीज कहती हैं कि हमने डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को लिखा कि भाई आप बाहर से कुछ इंक्वायरी करिए दूसरे देशों से। अब सर दूसरे देशों से कोई अगर इंक्वायरी करना है तो उसका एक तरीका है, उसका एक फॉर्मल रूटिंग है उसका। भारत में किसी को भी फॉरेन की कोई इंक्वायरी करनी है तो वो सबसे पहले अपनी मिनिस्ट्री को भेजेगा, वो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को जाएगी, वहां से वो उस देश में हमारी जो एम्बेसी है उसको जाएगी रिक्वेस्ट, एम्बेसी वहां की जो मंत्रालय है उनके देश का उसको प्रोसीड करेंगे, फिर वहां से वो सर्च करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर चाहें तो ये घूम के इतना लंबा सारा चक्कर होता है, तो अल्टीमेटली आप वहां कभी पहुंच नहीं पाते हो। और अगर कहीं भारत ने ऐसे लॉ बनाए होते जिसके अंदर कहा जाता है कि वो शेल कंपनियों का पैसा कहां से आता है, वो रूटिंग बताओ हमको, और उनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, तो फंस जाते थे।
फिर बात वही पी नोट्स वाली हो जाती सर, जो पी नोट से आप सोर्सिंग नहीं पूछते हैं। तो पी नोट्स का पैसा किसका था? हमारा इंडिया का ही पैसा जो जाता था बाहर, वही घूम फिर के आता था। अब जब तक वो 42 एंटिटीज जो थी उनका मिस्ट्री सॉल्व नहीं होता है कि वो कौन 42 एंटिटीज है 7 देशों में जिन्होंने 13 एफपीआई को पैसा भेजा इंडिया में, जो अडानी की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी कहती है, तो कुछ होने वाला नहीं है। रही बात प्राइस मैनिपुलेशन की, तो उसके बारे में कमेटी ने सीधा कह दिया कि देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस, और मैं अपने एपिसोड्स में लगातार कहता आ रहा हूं कि यही रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जो उसको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को अपने मैंडेट में मेरे हिसाब से ईडी को ऑर्डर देना चाहिए था कि आप अडानी को इन्वेस्टिगेट करो, या सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करो, इनकम टैक्स को इन्वेस्टिगेट करो, तीनों एजेंसी को बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया सर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्का सा मैंडेट देके छोड़ दिया। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि आज सुबह ही मेरा एक प्रोग्राम आया है, भारत के अंदर जितने भी मुख्य अदालत के फैसले आ रहे हैं उन सब के अंदर केंद्र सरकार के लिए रिगल आउट होने की सारी संभावनाएं हैं। एक एक छोटा छोटा लीवर बचा हुआ है, वहां से रिगल आउट होकर निकल जाते हैं। यानी कि हर जो पिछले केसेस जो सॉल्व होके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, मेजर केसेस, वो सारे के सारे उन्होंने मसलों को और उलझा दिया है, सुलझाया नहीं है। यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि मैं ऑर्डर देता हूं ईडी को और सीबीआई को कि तुम जांच करो। सेबी इज नॉट ए कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट द ऑफशोर एंटिटीज सर। ऑफशोर एंटिटीज का किसी के पास अधिकार नहीं है। आप अपने भारत की टेरिटोरियल जो एरिया है उससे बाहर जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते बाहर क्या हो रहा है, वो दूसरा देश है सर, अंतरराष्ट्रीय समुद्र पड़ जाता है वहां पर, तो आपको बाहर दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। तो वहां के लिए जो कॉम्पिटेंट एजेंसी डीआरआई है, ईडी है, ये कर सकते हैं, पर आपने उनको ऑर्डर ही नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहा जाए तो अगर पूरा ऑर्डर दे देते, अब मैं उनके जजमेंट पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पूरा ऑर्डर उन्होंने भी नहीं दिया। सरकार ने वैसे ऑर्डर नहीं दिया साहब। सरकार समझती थी, सरकार फेवर कर रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना ईडी को और सीबीआई को या डीआरआई को ऑर्डर नहीं दिया, आप इन्वेस्टिगेट करो। और अडानी के तो पहले बहुत सारे केसेस उनके चल रहे थे। 2010 में तो एक कस्टम ड्यूटी की चोरी का राजेश अडानी का भी केस था। 2019 में तो उनके एयरपोर्ट भी और पोर्ट्स वगैरह भी मिलने शुरू हो गए थे, उससे पहले से ही। 2017 में इनके सोलर पैनल्स की बिजनेस आ चुकी थी। 2015 में मोदी जी के आते इनको डिफेंस इक्विपमेंट्स के जो ऑर्डर थे वो भी मिलने शुरू हो गए थे। तो जो कमेटी ने अभी ये कहा है बात कि जो इसमें कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं है, मुझे नहीं समझ आया कि एक तरफ आप कहते हो कि 42 एंटिटीज का पता नहीं है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी जिसमें कुछ ऐसे नाम थे जिनसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये कोई जजमेंट डिलीवर करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि रेगुलेटरी फेलियर नहीं है, यानी कि सेबी को बचाया। फिर कहते हैं हमें इसमें प्रथम दृष्टया कोई प्राइस मैनिपुलेशन नजर नहीं आया। इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया तो आपको कहां से नजर आएगा सर? उसके बाद कहते हैं कि जो मुझे डिस्टरबेंस हुआ जिस बात से, इनका कहना था कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने इंडिया में जो मार्केट से, इंडियन मार्केट, उसके अंदर डिसरप्शंस पैदा किए, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन को धक्का लगा, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई। और ये वाक्य एक निकल के आता रिपोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की कि हिंडनबर्ग की जांच की जाए। जांच करनी किसकी थी? अडानी की। और क्या किसको रहे हैं? उसको। अब इसके मेंबर आपको पता है, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। नीलेकनी थे, साथ में तुम्हारे कामत साहब भी थे, और मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एसबीआई के पुराने चेयरमैन साहब का ये इस तरह के लोग जो अपने ही को बचाना, हर चीज एविडेंट है आपके सामने, और मुझे पता था कि ये लोग किस किस्म की रिपोर्ट देंगे, और वही रिपोर्ट आई। ये टेलर मेड, जिसे कहते हैं कस्टम बिल्ट रिपोर्ट है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो एक टेल पीस मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच हो गई है, दूध का दूध, पानी का पानी, सब जांच तो हुई नहीं। शेल कंपनीज तक तो आप पहुंचे नहीं है। जो बीमारी थी कैंसर की, वहां तो तब पहुंचे नहीं है। आप तो क्रोसिन दे के चीजों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये केस मुझे नहीं लगता कभी बाहर आएगा।
ये केस अपने आप में पूरी तरह से दब चुका है। कभी केंद्र में कोई दूसरी सरकार आई और उन्होंने फैसला पलटा और फिर से एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी के द्वारा ऑर्डर किया तो ठीक है, अदरवाइज एट स्टेज नाउ एज इट इज मुझे अभी इसके अंदर और कोई जूस नजर नहीं आ रहा है। आनंद जी, दिनेश जी, एक मेरा एक छोटा सा प्रश्न फिर खत्म करेंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न। ये सारी बातें वो हैं जिसमें अडानी जी के ऊपर जो क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्रिमिनल चार्जेस की बात हिंडनबर्ग कह रहा था, उससे बचाना और देश की एजेंसी से उनको प्रोटेक्ट करने की बात। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो एजेंसी के अलावा, जैसे अडानी जी अभी भी अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकले हैं। आज उनको उनके शेयर की परेशानियां हैं, उनका अब एक्सटेंशन है, जैसे अब राज खुल गया है तो हर एक आदमी अब थोड़ा ये है कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जाने लगे। मैं बहुत संक्षेप में एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि अडानी जी इससे उबर पाएंगे, और जितना बीजेपी के लिए 2024 जीतना जरूरी है, उससे 100 गुना ज्यादा अडानी जी के लिए 2024 का इलेक्शन बीजेपी जीते ये जरूरी है। कई दशक पहले आपको याद होगा कुछ ऐसे इल्जामात जो थे अंबानी के ऊपर थे, जब रिलायंस कंपनी और साथ में एक और कंपनी थी सरस्वती, जहां पे रिवर्स मर्जर होता है, क्योंकि दूसरा मर्जर अलाउड नहीं था। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को नहीं ले सकती, लेकिन छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को ले सकती है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे रिलायंस के ऊपर भी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनके ऊपर बहुत सारे ऐसे सवाल उठते रहे हैं पास्ट में। पर मैंने अल्टीमेटली उसमें से ऐसा कुछ निकलते देखा नहीं है कि जहां पर इनका कुछ ऐसा हो जाए कि, क्योंकि एक भारत की जो राज सत्ता है ना आनंद जी, वहां इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा दल है। कांग्रेस के जो समर्थित जो राज्य हैं वहां भी अडानी के सारे साम्राज्य फैला हुआ है साहब। तो इन जैसे लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकली बहुत वाइज होते हैं, वो सबको खुश रखते हैं। अंबानी भी सबको खुश रखते थे, अडानी भी सबको खुश रखते हैं, बाकी जो उद्योगपति वो भी सबको खुश रखते हैं, क्योंकि पार्टियां आएंगी जाएंगी पर ये सरवाइव कर जाते हैं, इनका कुछ नहीं होता। छोटा मोटा जुर्माना भर के या आगे पीछे करके ये मैनेज कर जाते हैं। और आप सोचिए, अगर अडानी जैसा व्यक्ति कई दशक मैनेज कर चुका है, अडानी जैसा व्यक्ति कई दशक मैनेज कर चुका है। 2002 में 765 मिलियन की दौलत थी, 2014 में 10 बिलियन की दौलत थी अडानी की, तो मैनेज किया ना सर। मैं कोई रीजन नहीं समझता कि आगे भी मैनेज नहीं करेंगे। भारत का जो स्ट्रक्चर है ना सर, it is mired with corruption, it is mired with the manipulations, it's mired with something called, I mean, you have to distort the system and structures to go ahead, और सिस्टम भी अलाउ करता है उसको, और लोग फ्लोरिश होते हैं और आगे जाते हैं। तो मैंने देखा है कि जितने भी लोग हैं, कुछ लोग तो ठीक है उसमें मार खा जाते हैं, लेकिन जिनमें जिगर होता है वो ऊपर आ जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट he can be beaten so easily now, because he's at a very crucial stage जहां पे he will withstand the pressures, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक, दिनेश जी, मैं अपना एक, आई एम गिविंग माय ओपिनियन ऑन दिस। मैं आप इसको बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अंबानी सिस्टम में लोगों को मैनिपुलेट करके इधर उधर करके करता था, पर कभी हम लोगों को ये नहीं लगा कि उस सिस्टम के कुछ आदमी, उस सरकार के कुछ आदमी उनके साथ रहते थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये भी फैक्ट है कि कुछ सरकार के लोग, ये पहली बार हो रहा है कि जब ऐसा लगता है कि अडानी के साथ पूरी सरकार पार्टनर के रूप में, पेट्रन के रूप में इस तरह से खड़ी है। प्रॉब्लम उसमें है, बाकी तो ठीक है। हमारे जो शीर्षस्थ इस देश के सबसे बड़े पद पे पहुंचने वाले लोग जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर साफ साफ आरोप लगा था कैसे वो मैनिपुलेट किया जाता था। बट स्टिल चलिए, हम सब लोग बहुत आशावादी लोग हैं। मुझे तो बहुत ही उम्मीद है कि आज नहीं तो कल चीजें खुलेंगे जरूर। हो सकता है 2-4 साल लगे। टीएमसी ममता भी इनको सपोर्ट करती है, बघेल भी सपोर्ट करते हैं, अशोक गहलोत भी सपोर्ट करते हैं। तो जो चीजें एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर कही जाती हैं और जो अंदर से की जाती हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, मैं ये समझ के चलता हूं। और शायद ये स्टोरी हो सकता है थोड़ा बहुत और एक्साइटमेंट दे जाएगी, पर ये
उसके विनाश का कारण बनेगी, मैं नहीं समझता। लेकिन दिनेश जी ये भी है कि पहली बार एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है, पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी, जो इस मामले में किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज अभी करते हुए नहीं दिखाई दिया है। उसको वोट वोट उसके खराब हो जाए, उसकी सत्ता ना आए, लेकिन अभी तक कम से कम ही हैज विथस्टैंड दैट थिंग। मतलब ये सब ओपिनियंस हैं, ये दीज आर नॉट कंक्लूसिव थिंग, दीज आर ओपिनियंस। और जब आप सत्ता ईश्वर के इस साइड में होते हैं ना, जब आप सत्ता के इस साइड में होते हैं तो आप बहुत सारी बातें कहते हैं। जब आप सत्ता के उस साइड में होते हैं ना, जहां पे आप रूलिंग पार्टी हैं, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है साहब। कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति और कुर्सी के सामने बैठा व्यक्ति, दोनों में फर्क होता है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्रिंसिपली ठीक है, मैं कहता हूं उनका प्रिंसिपल जो स्टैंड है वो ठीक है अपनी जगह पे। हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन कराएं भी, लेकिन ये एम्पायर आज इतना बड़ा हो चुका है, आप क्या करेंगे? थोड़ी पेनल्टी मार देंगे, थोड़ा जब्त कर लेंगे, हो सकता है थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन उसका बिजनेस एम्पायर तो 40 साल से चल रहा है सर। आप उसके बिजनेस एम्पायर को तो डेमोलिश नहीं कर सकते हैं, वो तो चलेगा। हो सकता है कुछ पोर्ट्स वापस ले लेंगे, कुछ एयरपोर्ट्स वापस ले लेंगे, हो सकता है आगे उनको कुछ और इस किस्म के जो अंडरटेकिंग से एक्वायर करने से मना कर देंगे, लेकिन आप उसको जो प्राइवेट एक्सपेंशन है उसके लिए तो नहीं रोक पाएंगे ना। और वो राहुल गांधी ने खुद कहा कि हम इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंड करें ताकि भारत का जीडीपी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी विल आल्सो बिकम माइल्ड इन केस ही कम्स ऑन दैट साइड और दिस साइड ऑफ द पावर, जहां उनके हाथ में रहेगी, तो आपको बदला हुआ एटीट्यूड नजर आएगा। ये देखिए सर, आप आनंद जी, आप खुद आप इतने अनुभवी हैं, आपके पास 4 दशक का अनुभव है, करीब करीब मेरा भी उतना ही अनुभव है उसमें, जो किसी और व्यवस्था के थ्रू कहा जाए। थोड़ा बहुत मीडिया को, मैं तो मीडिया में इन्फेंट हूँ, मेरी तो कोई ज्यादा बहुत नहीं है, पर आप तो भीष्म पितामह हो मीडिया के। आपने तो उन चीजों को ऊपर से लेके नीचे तक देखा है, लोगों को परवान चढ़ते भी देखा है, उतरते भी देखा है। लेकिन जो बहुत बड़े लोग हैं वो इतनी जल्दी डेमोलिश नहीं होते साहब, तो चलिए, मैं ये समझ के चलता हूँ। थैंक यू सो मच दिनेश जी। अब हो सकता है आगे, क्योंकि ये ऐसा है जो मुझे लगता था कि दर्शकों तक कुछ बात पहुंचे, और एक तो आप के साथ फायदा ये है कि आप क्लासरूम की तरह चीजें क्लियर कर देते हैं लोगों को समझाने की दृष्टि से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।